बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की थी। आज हम कुछ कार्ल-पियर्सन और बाउले के कोफिशिएंट्स की बात करेंगे और कर्टोसिस की बात करेंगे उनके संदर्भ में। तो पहले जो कार्ल-पियर्सन ने कोफिशिएंट डिफाइन किए हैं, पहले हम उनको बता देते हैं। कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट्स बीटा एंड गैमा, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कार्ल-पियर्सन्स बीटा एंड गैमा कोफिशिएंट्स। ओके, तो यहाँ पर बीटा अलग डिफाइन होते हैं, गैमा अलग डिफाइन होते हैं। चूँकि हम पहले मोमेंट्स पढ़ चुके हैं तो ये मोमेंट्स की टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। उन्होंने 4 गुणांकों को दिया है, 4 कोफिशिएंट्स दिए हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, also gamma 1 and gamma 2। तो कोफिशिएंट बीटा 1 है आपका μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। μ3 आपको मालूम है, हमने सेंट्रल मोमेंट्स डिफाइन किए थे, केंद्रीय आघूर्ण डिफाइन किए थे कि जो मीन अबाउट मीन है उन्हें हम सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं। तो बीटा 1 है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। इस प्रकार बीटा 2 डिफाइन किया है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ2 स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी आपने देखा है। और इन्हीं के आधार पर कोफिशिएंट गैमा 1 डिफाइन किया है रूट ऑफ बीटा 1 एंड गैमा 2 इज डिफाइंड बाय बीटा 2 माइनस 3। तो रूट ऑफ बीटा 1 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, चूँकि वर्गमूल लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। तो जो साइन ऑफ गैमा है इट डिपेंड्स ऑन μ3। गैमा 1 का साइन जो है μ3 पर डिपेंड करता है। और इफ़ μ3 इज नेगेटिव देन गैमा 1 इज आल्सो नेगेटिव, एंड इफ μ3 is positive then gamma 1 is also positive। तो ये साइन ऑफ गामा 1 हमें ध्यान रखना होगा कि यदि μ3 नेगेटिव है तो गामा 1 नेगेटिव होगा, और μ3 यदि पॉजिटिव है तो गामा 1 भी पॉजिटिव होगा। इन केस यदि μ3 0 है तो आप समझ गए होंगे कि बीटा 1 में न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इसलिए बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, तब गामा 1 भी 0 होगा। इसके अलावा हमें इन कोफिशिएंट से इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो कर्व बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, उसके शेप के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। कि जैसे आप कहेंगे जो सिमेट्रिक बंटन होते हैं, फॉर सिमेट्रिक बंटन, जो सममित बंटन होते हैं, सममित बंटन में जो ऑड मोमेंट हैं वह 0 होते हैं, मतलब μ1 μ3 μ5 μ1 तो वैसे 0 होता है ना। तो ये तो क्या मोमेंट अबाउट मीन है। तो μ5 μ7 एटसेट्रा ये सभी मोमेंट जो हैं μ2n+1 ये सभी 0 होते हैं, जहाँ की चूँकि ये ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट के दोनों तरफ बराबर होते हैं। सममित के आप बहुत अच्छे से एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया सिमेट्री को समझने के लिए। ये आप देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जितना ऊपर है सर्कल उतना ही नीचे है। तो इस सिमेट्री अबाउट लाइन, मान लीजिए सेंटर O है, अबाउट लाइन OX। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं यदि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और इसे हम y एक्सिस कह दें, दिस इज नेगेटिव y, तो जितना ये बाइडस y के राइट में है, राइट में मतलब इसका हिस्सा जो राइट में है वही हिस्सा उसके लेफ्ट में है। जैसे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं
तो ये देखेंगे ये जो राइट में जितना हिस्सा है एग्जैक्टली उतनी ही हिस्सा इसके लेफ्ट में भी होगा। तो ये जो साइडेड एरिया मैं बना रहा हूँ ये साइडेड एरिया दोनों समान हैं, तो ये कहलाती है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। इसी प्रकार यदि आप इसको देखेंगे तो अबाउट एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिक है। ये जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है सर्किल उतना ही ये नीचे भी है, तो ये कहलाती है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम कर्व की सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे सिमेट्री कर्व के लिए ऑड मोमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। यहाँ आप देखें यदि कि μ3 0 है तो वहाँ से क्लियरली β1 0 हो गया और मतलब कर्व वहाँ सिमेट्रिक हो गया। दूसरी बात यह है कि जो स्क्यूनेस है, जितना वक्र सिमेट्री से दूर होगा उतनी ही स्क्यूनेस आपको मिलेगी। स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है, स्क्यूनेस नेगेटिव होती है। पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि यहाँ गामा 1 के टर्म्स में देखते हैं कि इफ़ गामा 1 पॉजिटिव इम्प्लाइज स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, मतलब विषमता जो है ये भी पॉजिटिव होगी। अब गामा 1 इक्वल 0, तो यहाँ से आपको मिलेगी, सॉरी ये डबल इक्वलिटी डबल लगा दी इसमें कि गामा 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज कर्व इज सिमेट्रिक, मतलब वक्र आपका सममित होगा। और गामा 1 यदि नेगेटिव है तो यहाँ आपको मिलेगा नेगेटिव स्क्यूनेस, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस और स्क्यूनेस इज नेगेटिव, मतलब आपके वैषम्य जो है वह ऋणात्मक होगा। तो हमने पहले भी वैषम्य की बात की थी पिछले लेक्चर में कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो एग्जैक्ट फार्मूला दिया है स्क्यूनेस के लिए, कि स्क्यूनेस के लिए यथार्थ है सही फार्मूला क्या होगा, पहले भी आपने मीन मीडियन और मॉड के टर्म्स में फार्मूला हमने दिखाए थे आपके लिए। सो द नेक्स्ट फार्मूला, द फार्मूला फॉर स्क्यूनेस is given exactly by, मतलब ये फार्मूला ज़्यादा एग्जैक्ट है बजाय उन फार्मूले के, वो सब अप्रॉक्सीमेट हैं। तो स्क्यूनेस is given by in terms of these β1 β2 coefficients, root of β1 into β2 plus 3 by 2 times 5 β2 minus 6 β1 minus 9। यदि आपसे कहा जाए कि एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालिए, तब आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना होगा, और तो उसके पहले β1 β2 निकालने होंगे, और β1 β2 निकालेंगे कैसे, आप मोमेंट्स के द्वारा निकालेंगे। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आपको करना होगी। तो ये था आपका, फिर से रिपीट कर देते हैं, एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो आपको β1 और β2 के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कर्टोसिस पर, कुकुत्ता। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का। सॉरी, इसको इंग्लिश में लिखना चाहते थे, उसको हिंदी में, तो ये है कुकोदिता। तो ये वक्र के बारे में बताता है कि वक्र कैसा है। जैसे साधारण तौर पे आप देखेंगे कि जैसे आप कहीं सफ़र करते हैं तो कहीं छोटी पहाड़ी मिलती है, बड़ी पहाड़ी मिलती है ना, बड़ा पहाड़ मिलता है, छोटा पहाड़ मिलता है, कहीं आपको समतल मिलता है, और कहीं बहुत ही कम ऊंचाई होती है। तो
इसमें जो है बारहमासा बंटन के मध्य भाग में जो आंकड़े आपके इकट्ठे होते हैं, उन आंकड़ों से संबंधित विशेषता को ही हम कर्टोसिस कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड विद द नेचर ऑफ concentration of the items in the central part of a frequency distribution is called a kurtosis. In other words, kurtosis is the degree of peakedness, मतलब ऊंचाई कितनी है। हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कुकुत्ता जो है बारहमासा बंटन के वक्र की शिखरता की कोटि है। इनफैक्ट क्या होता है कि कर्टोसिस है इसकी शिखरता के लिए, है ना, मतलब कर्व बनना, वो कितना पीक हो रहा है, कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, एक उसका लक्षण होता है। तो जो मेजरमेंट होता है कर्टोसिस का, हम उसको β2 से बताते हैं। और β2 और γ2, चूँकि β2 को आपने डिफाइन किया था यहाँ μ4/μ2², और यहीं से आपको मिलता है γ2 जो कि β2-3 है। इसलिए जो कर्टोसिस की मेजरमेंट है β2, वो γ2 के उस मेजरमेंट को बताती हैं, जिसमें कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक नोकदार वक्र बना है ना, या बिल्कुल सपाट शीर्ष वाला होता है। तो इन्होंने कार्ल ग्रेशन ने कर्टोसिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो आपका एक कर्व हुआ आपका मैसोकर्टिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य ककुदी। इसके हिंदी के शब्द थोड़ा आपको कठिन लग रहे होंगे, चूँकि साइंटिफिक ट्रांसलेशन होता है इसका, तो इन्हीं शब्दों को हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है लैप्टोकर्टिक, इससे हम कहते हैं तुंग, मतलब बहुत ऊंचाई वाला जो वक्र होता है, तुंग ककुदी। और थर्ड है प्लैटीकर्टिक, जो फ्लैट टाइप का होता है, जो फ्लैट टाइप का कर्व होता है जिसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, उससे हम कहते हैं प्लैटीकर्टिक, मतलब सपाट ककुदी। तो कर्टोसिस के 3 टर्म्स को डिफाइन किया है कार्ल ग्रेशन ने, 1905 में डिफाइन किया था उन्होंने। तो पहले तो हम आपका फर्स्ट समझें कि फर्स्ट जो है आपका मैसोकर्टिक। तो मान लीजिए मैसोकर्टिक में मध्य ककुदी, मतलब इसमें जो कर्व होगा उसकी हाइट ना तो बहुत ज़्यादा होगी और ना ही कम होगी, मतलब बीच का होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक्सिस ऑफ एक्स कहते हैं आप, बाई कहते हैं ये। तो एक ऐसा वक्र जो बहुत ऊंचाई तक ना जाए, ये इसको थोड़ा ये टेक्नोलॉजी की वजह से शेप उसका क्या चेंज हो गया, जो मैंने बनाया था मैंने इसे वापस इस फॉर्म में कर दिया। तो ये मैसोकर्टिक है, मतलब आप देखेंगे ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच की ऊंचाई है, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं मैसोकर्टिक। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं कि लैप्टोकर्टिक की। लैप्टो मतलब ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो आप ऐसा वक्र बना सकते हैं। ये ऊंचाई दिख रही है इसकी, देखिए आप वक्र की, ये वक्र हो गया आपका लैप्टोकर्टिक। ये आपका कर्व है मैसोकर्टिक। और तीसरा जो सपाट फ्लैट टाइप का होता है, तो फ्लैट टाइप के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमने वक्र बनाया, ये वक्र यहाँ चला गया, इस टाइप को कहते हैं हम कि यह प्लैटीकर्टिक है।
मतलब ये कुकुत्ता के प्रकार हैं। तो आप देखेंगे लेप्टोकल्टिक में बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा। अब बीटा 2 इक्वल गैमा 2 माइनस 3 है, तो इसलिए आपका गैमा 2 होगा ये गैमा 2, जैसे हम बीटा 2 को 3 लिख देंगे तो गैमा की वैल्यूज बीटा के टर्म्स में भी निकल आएंगे। दूसरी बात यहाँ आप देखेंगे कि जो कुछ कर्व जैसे आपके प्लेटिकल्टिक हैं, है ना, मेसोकल्टिक हैं। मेसोकल्टिक को हम एक दूसरे नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, नॉर्मल कर्व। इसको फिर से लिख देते हैं राइटिंग सुधार के, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको सामान्य वक्र भी कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, बीटा 2 इक्वल 3 होता है, इसलिए गैमा 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ दूसरी हमने बात की थी कि लेप्टोकल्टिक में बीटा 2 3 से बड़ा होता है, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। तो निश्चित बात है कि गैमा 2 क्या होगा, ये 3 से बड़ा है, तो गैमा 2 भी 3 से बड़ा होगा यहाँ, ठीक। तीसरा प्लेटिकल्टिक में बीटा 2 लेस देन 3 होता है, बीटा 2 लेस देन 3, और इसलिए गैमा 2 जो होगा लेस देन 0 होगा। तो ये तो आपके थे कर्व के प्रकार, जिन्हें कि कर्टोसिस के द्वारा कार्ल पियर्सन ने अलग अलग नाम इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद हम इसमें एक कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना चाहेंगे कि जिससे कि आपको कर्टोसिस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आपसे निकालते आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि किसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। आपका प्रॉब्लम है कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन prove that number 1 beta 2 minus beta 1 minus 1 this is greater equal 0, और हम कह सकते हैं बीटा 2 is greater equal बीटा 2 plus 1। सेकंड, बीटा 2 is greater than 1, and third, बीटा 2 is greater equal 1, that is beta 2 is greater than equal 1, that is kurtosis is always greater than यूनिटी। मतलब इकाई से इस बारे में आपसे कहा जा सकता है कि दिखाएगी कर्टोसिस, मतलब कर्टोसिस को हम बीटा 2 से बताते हैं। सो बीटा 2 हमेशा इकाई से बड़ा होता है। तो इसके कुछ संख्यात्मक सवाल भी होंगे। तो जैसे कि हमने न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स तो हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि मूवमेंट्स आप निकाल चुके हैं। आपने मूवमेंट अबाउट मीन निकाले हैं, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाले हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में, इसलिए आप μ1 μ2 μ3 μ4 सभी निकाल सकते हैं। हम फोर्थ मूवमेंट तक कैलकुलेट किए थे लास्ट टर्न पे। यहाँ से हम आपको रिकॉल कराते हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि बीटा 1 है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मूवमेंट्स, बीटा 2 भी सेंट्रल मूवमेंट्स के बारे में है, और इनके द्वारा, इन सेंट्रल मूवमेंट्स के द्वारा आपने बीटा 1 बीटा 2 निकाला। बीटा 2 को हम कहते हैं कर्टोसिस। तो इसके द्वारा आप गामा 1 निकालते हैं और गामा कोफिशिएंट भी निकालते हैं। तो इनके कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में केवल और केवल मूवमेंट्स का रोल है, केंद्रीय मूवमेंट का रोल है, मतलब ऐसे आघूर्णों का रोल है जो कि माध्य के सापेक्ष निकाले गए हैं। तो आपसे आघूर्ण निकालते अच्छे से बन जाएंगे। तो ये
बीटा गैमा कोफिशिएंट भी आप निकाल सकते हैं। इसलिए हम न्यूमेरिक प्रॉब्लम ना लेके एक जनरल प्रॉब्लम ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर से आप इसको प्रॉब्लम के देख लीजिए कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव दैट फर्स्ट बीटा 2 माइनस बीटा 1 माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 0 और बीटा 2 माइनस बीटा 1 आर बीटा 2 इज ग्रेटर इक्वल यहाँ हमें लिखना होगा इसको रब कर देते हैं बीटा 1, चूँकि बीटा 1 को ट्रांसफ़र करेंगे ना और 1 को ट्रांसफ़र किया हमने, तो ये आपको मिला बीटा 2 इज ग्रेटर इक्वल बीटा 1 प्लस 1। सेकेंड निकालेंगे बीटा 2 यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये जो है बीटा 1 लिखेंगे यहाँ, है ना, इसको लिखेंगे बीटा 1। सो दिस बीटा 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड फाइनली यह कैसे लिख दें बीटा 2 अगेन बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड थर्ड बीटा 2 मतलब कर्टोसिस, ये आपका कर्टोसिस कहलाता है। तो कर्टोसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम इसके सॉल्यूशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है दिया है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई आवृत्ति बंटन। तो आवृत्ति बंटन क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो हम यहाँ एक काम करते हैं कि वेरिएबल ले लेते हैं, let the frequency distribution is let the frequency distribution is, अब यहाँ वेरिएबल लेंगे आप, तो एक हम पहले यहाँ टेबल बना लेते हैं कि वेरिएबल लें और उसकी फ्रिक्वेंसी लें हम। इसको लाइन को थोड़ा सीधा खींच देते हैं। इसका पार्टीशन ले लें और एक रो हम वेरिएबल के ले लेते हैं x और दूसरा उसकी फ्रिक्वेंसी। तो मान लीजिए वैल्यू है x1, फ्रिक्वेंसी f1, सेकेंड वैल्यू है इसकी मान लीजिए x2, फ्रिक्वेंसी है f2 एंड सो ऑन। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है fi और करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वेरिएबल की xi एंड सो ऑन। मान लीजिए फाइनल वैल्यू है x की xn और फ्रिक्वेंसी है fn, और इन सभी का जो है वो टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का। ओके, इस टोटल को भी हम बता देते हैं कि मान लीजिए इनका टोटल जो है योग जो है ना, ये कैपिटल N के इक्वल है। दिस इज टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, मतलब सिग्मा हियर सिग्मा f, दैट इज सिग्मा fi i इक्वल 1 to n, इसे लिखते f1 f2 एंड सो ऑन प्लस fi प्लस एंड सो ऑन fn, इन सभी का योग n के इक्वल है। आप पहले भी निकाला है कि अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन आर ओनली मीन, इसको कैंसिल कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन आर मीन, इसको हम मान लीजिए एक्स आर डिनोट करते हैं। सो एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन आई, एफ आई एक्स आई एन आई की जगह सिग्मा एफ आई लिख दें, हम इसको बाद में डिनोट कर देंगे कि I is 1 to n, here also I is 1 to n,
आर एक्स आई इक्वल सिग्मा एफ आई मतलब कुल आवृत्ति 1/n एंड हियर सिग्मा आई इक्वल 1 to n एफ आई एक्स आई। ये तो आपका माध्य हुआ, पहले आपने निकाला है। और इसके बाद हम लिखते हैं, चूँकि हमें मोमेंट्स के द्वारा ही हम कर्टोसिस निकाल सकते हैं, इसलिए हम मोमेंट्स की बात यहाँ करेंगे। सो आर सेंट्रल मोमेंट आर्थ मोमेंट अबाउट मीन मतलब माध्य के सापेक्ष आर्मा आघूर्ण या आर्मा केंद्रीय मोमेंट केंद्रीय आघूर्ण आप बताते हैं म्यू आर इक्वल 1/n सिग्मा आई इक्वल 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस माध्य हमने लिया एक्स बार होल रेस टू आर, चूँकि हमने आर बार आघूर्ण लिया है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ ले लेते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल यू आई इस डेविएशन अबाउट मीन माध्य के सापेक्ष हमने विचलन जो है एक्स आई माइनस एक्स बार है उसको यू आई लिया है। जिससे लिख सकते हैं दिस 1/n सिग्मा आई इक्वल 1 to n एफ आई यू आई रेस टू आर। यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज लाना पड़ेगा कि इफ़ हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं यहाँ कि इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एनी कॉन्स्टेंट्स इसको कैंसिल कर देते हैं, राइटिंग थोड़ी पूरा हो रही है। आर एनी कॉन्स्टेंट्स एंड यू आई इक्वल हमने क्या लिया एक्स आई माइनस एक्स बार, देन we know that the following relation always holds। मतलब ए बी सी यदि स्थिरांक हैं और यू आई इक्वल एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो जो हम नीचे रिलेशन लिख रहे हैं वो रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब उस रिलेशन का हमेशा वो रिलेशन सत्य होगा। तो ये हम लिखें सिग्मा एफ आई ए यू आई स्क्वेयर प्लस बी यू आई प्लस सी होल स्क्वेयर इज ग्रेटर इक्वल 0। इसी को हम यदि एक्सपांड कर दें तो आप देखिए कि बच्चों यहाँ हम आई इक्वल 1 to n नहीं लिख रहे समेशन में, मतलब एक फॉर्मेलिटी है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ, थोड़ा कैलकुलेशन में कम लिखना पड़ेगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो इसको आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ अलग से कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप भी इसको दो बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ब्रैकेट के लिए। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, केवल हमने आपको समझाने के लिए यही इतना हमने सा यहाँ उपयोग किया है। तो हम स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं और साथ में हम इस जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया है। तो सबसे पहले इसको और हम रब कर देते हैं और थोड़ा क्रम से हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। सॉरी, ये रिवर्स हो गया था। तो हम इसको स्क्वायर को भी ब्रेक करते हैं और थोड़ा और सामान्य लिखते हैं सामान्य तरीके से। तो यहाँ से आप देखेंगे
कि हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यू आई रेज टू 4, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई रेज टू 4। ए स्क्वायर हो गया आपका, ए कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया। सिमिलरली बी स्क्वायर से आपको मिलेगा बी स्क्वायर सिग्मा एफ आई को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यू आई स्क्वायर, फिर थर्ड टाइम सी स्क्वायर, केवल बचेगा आपका सिग्मा एफ आई। फिर हम 2ab लिखते हैं, सो 2ab से मिलेगा, हियर ए है और बी है, और सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर इंटू यू आई, ये होगा यू आई क्यूब प्लस ट्वाइस बी सी 2bc सिग्मा एफ आई, बी का कोफिशिएंट है यू आई और सी के साथ 1 है, प्लस 2ab bc एंड देन लास्ट ca 2ca सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इक्वल, सॉरी दिस इज गेट इक्वल 0। सो इस पूरे को हम दोनों साइड को 1 बाय n मतलब n से डिवाइड कर दें। n चूँकि टोटल फ्रिक्वेंसी है, सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए लिख सकते 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाय n सिग्मा एफ आई यू आई रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर, सभी को हमने n से डिवाइड कर दिया, 1 बाय n एफ आई यू आई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बाई n सिग्मा एफ आई प्लस 2ab 1 बाई n सिग्मा एफ आई यू आई रेज टू 3 प्लस 2bc 1 बाई n सिग्मा एफ आई यू आई प्लस 2ca 1 बाई n सिग्मा एफ आई यू आई इज गेट इक्वल 0। देखिए बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, स्टेप थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे 0 बाई n कितना होगा 0, तो ये ए स्क्वायर और ये मिला आपको फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। यहाँ से देखिए आप ऊपर जाइए, ये आर्थ मोमेंट था आपका, इसमें इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा कि ये आपका जो आर्थ मोमेंट है, यहाँ आप n को 4 रख देंगे तो एफ आई यू आई रेज टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए हमने म्यू 4 लिख दिया इसके लिए, इसी प्रकार प्लस बी स्क्वायर म्यू 2 प्लस सी स्क्वायर म्यू 1 प्लस 2ab 1 बाई n, दिस इज थर्ड मोमेंट, पावर 3 है यू आई की, प्लस 2bc हाँ यहाँ आप देखिए सी स्क्वायर के बाद यहाँ यू आई रेज टू कितना है 0, तो इसलिए मोमेंट कौन सा होगा, ये 0वां मोमेंट होगा, प्लस 2bc दिस इज म्यू 1 प्लस 2ca सिग्मा एफ आई सी ए। अब आप देखिए ए के साथ कैसा कोफिशिएंट यू आई स्क्वायर, तो सी ए के साथ क्या मिलेगा a इंटू सी इंटू यू आई स्क्वायर, इसको हम सुधार देते हैं, दिस इज यू आई स्क्वायर, तो ये हुआ आपका म्यू 2, दिस इज गेट इक्वल 0। तो यहाँ बच्चों हम इनको रीअरेंज करेंगे टर्म्स के लिए। हम इसको यहाँ से सबसे पहले देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर मोमेंट है, फोर्थ ऑर्डर है, उसको हमने पहले लिखा, ठीक। इसके बाद आप थर्ड ऑर्डर लिख लीजिए, थर्ड ऑर्डर क्या है ए बी, तो यहाँ हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे, ए बी एक बार लिखेंगे, एक बार हम आगे लिख देंगे प्लस ए बी म्यू 3। इसके बाद सेकंड ऑर्डर है आपका बी स्क्वायर म्यू 2, ओके, तो ये हुआ बी स्क्वायर म्यू 2। इसके अलावा म्यू 2 यहाँ भी है सी ए म्यू 2, तो 2 सी ए है,
तो हम इसको एक बार लिखते हैं सी ए म्यू टू, और एक बार यहाँ लिख देते हैं सी ए। ये लिखने का तरीका हम ऐसा क्यों ले रहे हैं ये हम आपको भी बताएंगे। ये बी सी म्यू वन है, अब तो हमने 2BC म्यू वन लिख लिया, फिर बचा केवल शून्य ऑर्डर का, तो सी स्क्वायर म्यू ज़ीरो, दिस इज गेटा इक्वल ज़ीरो। इसी को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए बुक्स में आपने नहीं लिखा होगा, मैं इसको बता रहा हूँ कि आप कैसे डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। देखिए आप लिखें यहाँ म्यू फोर, फर्स्ट में म्यू फोर म्यू थ्री म्यू टू है, तो उसको लिख लें म्यू फोर म्यू थ्री म्यू टू। आप देखेंगे जो कॉलम है फर्स्ट वो भी म्यू थ्री म्यू टू है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सेकंड आप देखेंगे म्यू टू है यहाँ, तो आपने म्यू टू लिखा, उसके बाद म्यू वन है उसी रो में, देन यहाँ म्यू वन और ये आपका म्यू ज़ीरो। इसी को हम लिखें कि सेकंड डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करें। दिस इज मैंने ये गलत हो गया यहाँ पर, ये जो A4 नहीं, ए की पावर कितना आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे कि ए की पावर 2 है, तो दिस इज ए स्केयर ए बी स्केयर फर्स्ट रो होगी म्यू के कोफिशिएंट्स की, सेकंड रो ए बी सी ए बी सी एंड सी ए बी सी सी स्केयर, दिस इज गेटा इक्वल ज़ीरो। तो अब आप देखिए हमने ए बी सी कॉन्स्टेंट्स जो लिए थे मन से लिए थे, हमने उनको यहाँ से सेपरेट कर लिया। इनफैक्ट आप लोग चेक करेंगे यदि, तो ये पाएंगे कि जो सेकंड डिटरमिनेंट है वो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन हमें जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस होते हैं तो उनको हम लिखते हैं कि उनकी सहायता से आपका फर्स्ट डिटरमिनेंट हमेशा शून्य से बड़ा होगा। ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस की प्रॉपर्टी है। सो देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड डिग्री, या आप यहाँ सेकंड डिग्री से बजाय इसको ऑर्डर कहते हैं कि क्योंकि पर्टिकुलर को लेके हम चलेंगे, तो सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन भी है। अब यहाँ आप सेकंड ऑर्डर कैसे कह रहे हैं कि आप यहाँ जब भी देखेंगे कि जैसे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा येलो से, कि ए स्क्वायर पावर क्या है, ए की पावर 2 है, ए सेकेंड ऑर्डर है, बी भी सेकेंड ऑर्डर है, सी भी सेकेंड ऑर्डर है, ए इंटू बी है, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, बी सी भी सेकेंड ऑर्डर है, सी ए भी सेकेंड ऑर्डर है। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर, चूँकि प्रत्येक पद में कॉन्स्टेंट्स की जो ऑर्डर है डिग्री वहाँ 2 आएगी ना, तो होमोजीनियस है, ये समघाती है, इसलिए द्वितीय कोटि के समघाती समीकरणों की प्रॉपर्टी से उसके जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट होगा, जो मैंने आपको अलग से यहाँ दिखाया है, इट विल बी ग्रेटर इक्वल 0, अर्थात म्यू 4 म्यू 3 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 2 म्यू 1 एंड म्यू 2 म्यू 1 म्यू 0, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज गेट इक्वल 0। चूँकि म्यू1 हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर से यहाँ बता देते हैं कि म्यू1 क्या है, मोमेंट अबाउट मीन। आप जो बेसिक डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी, तो ये फर्स्ट मोमेंट है। तो यहाँ से आप देखेंगे हमने पहले भी 2-3 बार इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन माइनस एम, चूँकि फिक्स है, स्थिर है, इसलिए समेशन से बाहर लिया, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन माध्य के लिए फार्मूला है, और सिग्मा एफ और एन कैंसिल हुए, तो ये क्या मिला आपको 0। तो आपका म्यू1 0 है, और म्यू 0 क्या है 1 बाय एन, याद दिला रहे हैं हम आपको, पहले भी हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, x माइनस एम रेज टू 0, समथिंग रेज टू 0 मतलब 1,
ये मिला आपको सिग्मा एफ बाई एन, ये भी 1। तो ये वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पर इनकी। तो μ4 फर्स्ट कॉलम जो होते हैं, सेकंड कॉलम μ3, μ2 आपका जो को तो μ1 0 है और μ2 μ1 अगेन 0 और μ0 इज़ 1। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। सो दिस इज गेट इक्वल 0 इम्प्लाइज, इसको एक्सपांड कर दें हम। ओके, तो इसको जब हम एक्सपांड करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट रो के लिए ही एक्सपांड किया है, ठीक है। तो μ4 इंटू μ2 माइनस 0 माइनस μ3, ओके, माइनस μ3 यहाँ μ3 माइनस μ2 इंटू 0 0 प्लस μ2 दिस इज 0 माइनस μ2 स्क्वायर इज गेट इक्वल 0। तो यहाँ हमने थोड़ा फिर मिसप्रिंट हो गया ये कि यहाँ आपने देखा होगा μ4 होगा, है ना, फर्स्ट रो के लिए एक्सपांड कर रहे हैं। तो दिस इज μ4 μ2 माइनस μ3 स्क्वायर माइनस μ2 क्यूब इज गेट इक्वल 0। तो चूंकि जो आपको प्रूफ करना है β2 माइनस β1 माइनस 1 इज गेट इक्वल 0, मतलब 1 वहाँ आया है। तो 1 कैसे आएगा, हम इसको μ2 स्क्वायर और μ2 स्क्वायर और μ2 क्यूब और μ3 स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। 1 लाने के लिए डिवाइड द इनइक्वलिटी, जो असमीका है उसको आप μ2 को से μ2 पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो वी गेट μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर इज गेट इक्वल μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब प्लस 1। यहाँ से आप देखेंगे कि यही फार्मूला है β2 के लिए, यही फार्मूला है सेकंड में β1 के लिए है और ये प्लस 1। तो जो आपको प्रूफ करना था, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं β2 माइनस β1 माइनस 1 इज गेट इक्वल 0। तो आपने देखा कि हमने दो बातें प्रूफ कर ली जो हमें प्रूफ करना था, कि नंबर 1 था आपका ये, हमने सेकेंड स्टेप में इसको प्रूफ किया है, एक ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो 2 हम प्रूफ कर चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज अगेन, अब आप देखेंगे कि β2 इज गेट इक्वल β1 प्लस 1 है। सो दिस इम्प्लाइज β1 चूँकि नेगेटिव नहीं है, सो β2 इज गेट इक्वल 1। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, एंड आल्सो β2 इज गेट इक्वल β1 प्लस 1 इम्प्लाइज 1 इज पॉजिटिव, सो β2 इज गेट इक्वल β1। ये आपका सेकंड वाला था, सॉरी ना, β2 इज गेट इक्वल β1। सो β2 ग्रेटर आर इक्वल 1, ये भी आपके लिए मिला प्रपोजिशन, और एक दूसरा भी मिला ये। तो β2 ग्रेटर इक्वल 1 हम इसको अलग से भी प्रूफ कर सकते थे, है ना, इसको हम अलग से भी प्रूफ कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है। ओके बच्चों, हम लोग का यहाँ आके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।